अस्सलामुअलैकुम वीडियो मॉक 3 के पार्ट नंबर 3 में आप सबको वेलकम है। आज हम 11 करेंगे, पहले हम 10 कर चुके हैं, तो आज हम 11 को बगैर टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट्स रिसीव्ड टोटल। देखिए हमारे पास जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड होते हैं तो आपने उसकी एंट्री याद की होगी कि हमें डिस्काउंट किससे मिलता है, सप्लायर से मिलता है। तो सप्लायर को जो हमने अमाउंट देनी होती है वो कम हो जाती है। तो जब भी सप्लायर को अमाउंट दे तो कम होती है, तो सप्लायर का जो हमारे पास अकाउंट होता है वो पेबल के नाम से होता है, या आप सप्लायर भी लिखा हो एक वैसे पेबल लिखते हैं। तो हम उस जब भी पेबल कम होता है, पेबल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब वो कम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो हम सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट हम कर देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड को। डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्रेडिट कैसे कर रहे हैं, या आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ये रिसीव्ड मैंने REC लिख दिया है। आपने ये याद रखना है हमेशा कि हमारे पास जो डिस्काउंट होता है ना, वो पता है क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास कर रहा होता है कि वो ना हमारे जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को ना कम कर रहा होता है। अब देखिए एक्सपेंस का हमारे पास जो नॉर्मल अकाउंट है, नॉर्मल बैलेंस होता है, वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। और जब डिस्काउंट एक्सपेंस को कम कर रहा है तो एक्सपेंस कम हो रहा है, जब एक्सपेंस कम होगा तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। ये आपने याद रखना है इसके डिस्काउंट रिसीव्ड की। एक और टर्म होती है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, वो हमारे एक्सपेंस को बढ़ा देता है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे पास हमेशा डेबिट होता है। तो आपने इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस याद रखना है कि डिस्काउंट रिसीव्ड सप्लायर से मिलता है, डिस्काउंट अलाउड हम देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो हमारे वाले क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, डेबिट पेबल होंगे और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो ये हमारे पास बीटा बन रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हॉल हॉल ने सेल किए गुड्स क्रेडिट पे चेरी को, ठीक है। चेरी ने अगर 30 दिनों के अंदर पे किए तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और चेरी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि चेरी वो सेटलमेंट डिस्काउंट लेगी, और इनवॉइस और जो बिल है वो इसी बना पे किया जाता है। अब जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो कुछ यूँ हुई हैं। सेल इनवॉइस हमारे पास 400 थी, मतलब कि 400 पहले हमने 400 की हमने सेल्स की। फिर दोबारा 10 मार्च को 250 की सेल्स की। 15 मार्च को उसने 380 की पेमेंट कर दिया है अली ने। और उसने 21 मार्च को क्रेडिट नोट, मतलब कि उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, हमारी सेल रिटर्न हुई है। अब चेरी की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, मतलब कि चेरी कितने पैसे अभी भी रहते हैं। अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन का पढ़ना है। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि अगर 30 दिनों में दिया तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। पहली इनवॉइस जो हुई, हम इसमें सबसे पहले पहली इनवॉइस हुई वो 400 की हुई, ठीक है। उसकी उसने पेमेंट कब की, 1567। ये देखें, ये अगर आप गौर से देखें तो इस पेमेंट सेल्स इनवॉइस का ये नाम है, और इसकी पेमेंट रिसीव्ड कब हुई, 15 मार्च को। 3 से 15 में 12 दिन होते हैं। और डिस्काउंट की जो लिमिट है वो कितने दिन थी, वो 30 दिन थी। तो इसका मतलब डिस्काउंट लग गया। अब अगर आप 400 पे डिस्काउंट लगाते हैं तो डिस्काउंट हमें मिल रहा था 5%। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 20। अब 20 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट मिला, तो इसकी आपको ये बात इधर से ही वाज़ेह होगी कि उसने जो 380 रुपीज़ दिए हैं वो किस वजह से दिए हैं, कि उसने डिस्काउंट लगा हुआ था, ठीक है। अब ये वाली जो ट्रांजेक्शन थी, ये वाली 1567, ये तो कट होगी क्योंकि इसकी पेमेंट होगी, डिस्काउंट भी खत्म हो गया। अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन हुई वो 10 मार्च को हुई, जिस जो 250 रुपये की थी। अब उसकी इसने पेमेंट नहीं की, आगे पेमेंट नहीं लिखी हुई, लेकिन उसने ये देखें लिखा हुआ है कि सेल्स रिटर्न हुई है, मतलब कि 250 रुपये में से 50 की उसने सेल्स रिटर्न कर दी। तो अब पहले देखें, आपके पास पहले जब उसने आपने उसे बेची थी तो 250 की आपने सेल्स की थी, लेकिन उसमें से 50 वापस आ गई, तो इसमें से 50 वापस कर लें तो कितने बचते हैं, 200। मतलब कि अभी तक आप अभी भी 200 चेरी ने आपको देने हैं। तो चेरी ने जो एंड में आपको 31 मार्च को देने हैं ना, वो कितने पैसे देने हैं, 200 रुपये देने हैं। तो हमारे पास देखिए ये अल्फा ऑप्शन इसमें लगा हुआ है कि 200 उसने हमें पे करने हैं, 200 उसने हमें पे करने हैं। तो ये लिखा हुआ है 200। समझ आइए आपको कि क्यों ऐसा होगा, कि उसने जो दूसरी इनवॉइस है उसमें से 50 डॉलर की क्या कहते हैं सेल्स वापस कर दी, तो वो 250 में से 50 कट हो गया, तो कितना बच गया, 200, और वही उसने अभी पे करने हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगर हम 13 की तरफ जाएं तो उसमें लिखा हुआ है बैंक अकाउंट ने एक बैलेंस शो किया 1500 का, जबकि बैंक स्टेटमेंट ने जो बैलेंस शो किया वो 1300 का। अब इसमें उन्होंने क्या, टैक्स पेड इन बट येट नॉट क्रेडिट टू द बैंक स्टेटमेंट वर्थ 300। अब उन्होंने अनप्रेजेंटेड टैक्स की बात की है। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं। उन्होंने कैश इन हैंड का नॉर्मल बैलेंस दिया हुआ है, कोई साथ नहीं लिखा कि ओवरड्रॉन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है।
इसके साथ हम लिख लेते हैं पॉजिटिव। और इसी तरह उन्होंने हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है उसका क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो बैंक के लिए जो क्रेडिट होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब कि बैंक में बैंक की जो एंट्रीज होती है वो हमसे रिवर्स होती हैं। आपको ये पता होगा कि बैंक का जो क्रेडिट होता है वो हमारा डेबिट होता है, क्योंकि बैंक के लिए हम क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी बैंक के लिए, तो इसलिए जब उसमें पैसे जमा होंगे हमारे उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन वो बैंक के लिए क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब कि नॉर्मल अमाउंट है। तो पॉजिटिव से ही 1300, मतलब अब आपने ये याद रखना है कि अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ना, क्रेडिट बैलेंस, ये देखें अभी क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर ये डेबिट होता है, बैंक का डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो पॉजिटिव है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो नेगेटिव है, मतलब कि ये रिवर्स है, ये आपने पढ़ा होगा। अब उसने हमें कहा हुआ है चेक्स पेड इन बट येट नॉट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब होता है कि अभी तक बैंक के अंदर वो डिपॉजिट नहीं हुए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएँगी, आउटस्टैंडिंग अलॉटमेंट्स हो जाएँगी। मतलब कि हमने हमारे कस्टमर से हमें पेमेंट की थी, लेकिन वो अभी तक हमें हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुई। तो हम जब ऊपर से जब हम कैश बुक के बैलेंस से हम बैंक स्टेटमेंट में जा रहे होते हैं, तो हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग अलॉटमेंट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन हम यहाँ चले जाते हैं नीचे से, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्टेड पे जा रहे हैं, तो एडजस्टेड पे जाते हुए जो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, माइनस माइनस कर देते हैं 300। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स माइनस हो जाती हैं, ये एरर हम डाल देते हैं इसमें। अभी हम बैंक स्टेटमेंट से एडजस्टेड में जा रहे हैं, सॉरी, हम अपना एरर रिमूव कर देंगे। अभी हम टाइमिंग डिफरेंस वाले एरर्स रिमूव कर रहे हैं। -300 हो गया। अब वो हमारे पास जो अमाउंट पूछ रहा है वो पूछ रहा है ये एक्स हमारे पास क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स के हैं। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स फाइंड करने के लिए पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ जो बैलेंस बचता है वो बच जाता है 1000 का। अब हमने 1000 से जाना है 1500 में, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 500 का। 500 अगर आप ऐड करेंगे तो क्या कहते हैं 1500 हो जाएगा 1000 से 1500 में, क्योंकि इस इन दोनों में जो फ़र्क है वही हमारे पास एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 500 बीटा ऑप्शन। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। या तो आप ऊपर से भी नीचे जा सकते हैं, मैं अब आपको ऊपर से नीचे जाके दिखाता हूँ, मतलब कि आप एडजस्टेड से बैंक स्टेटमेंट में जा रहे हैं। देखें, एडजस्टेड जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो सही होता है, उसमें जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास रिमूव हुए हुए होते हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में एरर्स होते हैं टाइमिंग डिफरेंस वाले, ये आपको पता है। अब जो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स होती हैं वो एरर हमने अगर बैंक स्टेटमेंट से एडजस्टेड में जा रहे हैं तो रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर हम अपने बैलेंस से बैंक में जा रहे हैं तो वो जो आउटस्टैंडिंग का लॉजमेंट्स का एरर है वो हम ऐड कर देंगे दोबारा, मतलब कि वो एरर दोबारा डाल देंगे, गलत बैलेंस कर लेंगे। तो अब वो एरर दोबारा डालेंगे तो 300 से ऐड कर देंगे। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, अब हम मैंने कहा था हम ऊपर से नीचे जाएंगे, तो अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स ऐड होंगी। अब 1500 से ये इधर जाएं तो ये हमारे पास बन जाता है 15 प्लस 300, हमारे पास बन जाता है 1800। और हमारे पास जो नीचे आ रहा है इसका बैलेंस 1300 आ रहा है, 1300 आ रहा है ना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। देखें, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इन दोनों को ऐड किया तो 1800 आ गया, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब 1300 और 1800 में कितने का डिफरेंस है, ये हमारे पास जो डिफरेंस है वो 500 का ही है, तो हमारा आंसर क्या सेम नहीं आ गया। मतलब कि आप ऊपर से नीचे जाएँ या नीचे से ऊपर जाएँ, बस क्या कहते हैं जो पॉज़िटिव नेगेटिव साइन है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम एरर्स को डाल रहे और निकाल रहे होते हैं। बाकी आंसर सेम ही आता है, तो आपको जिधर ईज़ी लगता है आप वो उस तरह करें। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर ऑन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब कि बैंक की जो रिकॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट होगी उसपे कौन सा नहीं आएगा। बैंक एरर, अनप्रेजेंटेड चेक, इरिकवरेबल डेब्ट्स ऑफ अनप्रेजेंटेड रिसिप्ट्स। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास बैंक के जो एरर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो भी होते हैं। इरिकवरेबल डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, वो बैंक को थोड़ी पता होगा। अनप्रेजेंटेड रिसिप्ट्स भी अनप्रेजेंटेड चेक्स की तरह ही होती हैं, हमने जो मैथ लिखी की होती। हमारे पास जो इसमें ये चार्ली ऑप्शन है इरिकवरेबल डेब्ट्स, ये बैंक को थोड़ी पता होंगे, तो वो बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी लिखे होंगे, ये तो हमें पता है कि हमारे कौन से रिसीवेबल में पैसे देने या नहीं देने, तो ये बैंक की स्टेटमेंट पे या रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं होंगे। अब हम 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट दैट अ बिजनेस सेंड्स टू कस्टमर टू समराइज ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस से कस्टमर को अकाउंटिंग पीरियड के एंड में सेंड करता है कि तो तमाम समय ट्रांजैक्शंस को समराइज कर दे।
तो इसको हम बारी-बारी देखते हैं। रेमिटेंस एडवाइस वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम तब सेंड करते हैं जब हमारे क्या कहते हैं हम पेमेंट कर रहे होते हैं अपने सप्लायर को। सप्लायर को जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम साथ भेजते हैं वो रेमिटेंस एडवाइस होती है। तो यहाँ कस्टमर की बात हो रही है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है वो सप्लायर हाँ कस्टमर को ही बेचते हैं, लेकिन उनको कस्टमर को इसलिए बेचते हैं कि या तो गुड्स रिटर्न करनी हो या क्या कहते हैं आपकी जो पहले से कीमत है उसमें क्या कहते हैं आपने इज़ाफ़ा क्या क्या कहते हैं कमी करवानी हो या एक इज़ाफ़ा करना हो, आपकी जो आपने गुड्स भेजी थी उसमें आपने ज़्यादा पैसे वसूल करने हो। तो क्रेडिट नोट के ये 2 मकसद होते हैं कि आपने ज़्यादा या तो पैसे डालने हो या जो ज़्यादा आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो ये कि आप लोगों ने क्या कहते हैं गुड्स रिटर्न करवानी हो। मतलब कि आप एज़ अ सप्लायर अपने कस्टमर कहने कि मैंने गुड्स गुड्स आप मुझे वापस कर दें, एग्रीमेंट हो जाए। अब जो इनवॉइस होती है वो क्या होती है कि आपने जो बिल होता है बिल आपसे किसी ने गुड्स खरीदी है उसका जो बिल आप बेचते हैं ना उसे इनवॉइस कहते हैं। तो जो साल या काउंटिंग पीरियड के एंड में आप एक स्टेटमेंट बना के बेचते हैं जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन एक कस्टमर के साथ लिखी हुई होती है, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। तो इसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हमारी आज की वीडियो यहाँ खत्म हो जाती है। अब हम इस नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। मैं पहले भी 2 पार्ट्स में बता चुका हूँ कि इसके मॉक को मैं हाफ़ सॉल्व करूँगा। हाफ़ आपको खरीदना पड़ेगा ₹50 में, सिर्फ़ आप लोगों ने मुझे ईज़ी पैसा कैश करना है। फिर मैं आपको ये पूरा मॉक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भेज दूँगा। तो इसमें जो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा वो साइड पे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।